हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट के एमसीक्यू करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे पहले मैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेके आ चुका हूं और आपने देखा भी होंगे। तो आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट के करेंगे, लेकिन आज जो इसमें स्पेशल ये है कि इसमें जो एमसीक्यू हैं और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे थोड़े से हैवी हैं। तो आई होप दैट आपके मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी थोड़ा इजी करेंगे फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ाते चलेंगे। सो व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब किया गया था। सो आपके समक्ष ये है, मैं आपको आंसर बताऊंगा और आपको या तो कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर है बी, 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू राइट्स इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो कई बार हो जाता है कि मिस्टेक, हम ये नहीं देखते कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट। और ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है और एसएससी मेंस की आपकी तैयारी के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है ये। और एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लग सकती है। तो तीन ऑप्शन है, आप इनमें से आप बताइए कौन सा ठीक होगा कौन सा गलत। सो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड। मैंडेमस will not be lie against a private organization unless it is entrusted with the public duties। देखो मैं बताता हूँ। देखो मैंडेमस में क्या होता है कि इसमें होता है कि कोई भी ऑफिशियल, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए, पब्लिक नहीं, मतलब प्राइवेट नहीं पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और पिटिशन फाइल करते हैं और मतलब आप कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। तो कोर्ट जो है ऑर्डर देती है, ठीक है। तो मैंडेमस में ये होता है। तो लेकिन ये प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ होता है। तो ये कहता है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अनलेस इट इज ए इंटरेस्टेड विद द पब्लिक, जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी पर ना हो या इंटरेस्टेड ना हो, मतलब इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। और ये भी आपका अनलेस, जब तक बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब तक कि वो पब्लिक मतलब अंडरटेकिंग में ना हो या पब्लिक के अंडर में ना हो या फिर गवर्नमेंट के अंडर ना हो। दूसरा आता है सॉरी, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट इज मे बी एन गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, बिल्कुल है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है या उसके अंडर है तो बिल्कुल लागू होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सो एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ना सॉरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है, टू ऑब्टेन राइट्स ऑफ क्यू वारंट। ये भी देखो, ये भी राइट्स है। तो कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन होता है वो पिटिशनर फाइल करता है या पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में, मतलब राइट्स को इशू करने के लिए, जो क्यू वारंट हो बिल्कुल करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर आपका ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसमें राइट्स के बारे में। देखो 5 टाइप के राइट्स होते हैं, तो मैं इससे पहले बताता हूँ। देखो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब देखो जब भी आपके जो फ्रीडम्स हैं या फिर बात करें आपके जो बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत जो है आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या वायलेशन होता है। तो और फिर उस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, आपके राइट्स इशू करता है। कैसे, जैसे हैबियस कॉर्पस है, टू प्रोड्यूस हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इलीगल डिटेन कर लिया गया है, क्या डिटेन कर लिया गया है गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स के द्वारा, लीगली नहीं इलीगल तौर पे, तब ये मतलब इशू किया जाता है मैंडेमस। मैंने अभी बताया, टू कमांड ए पब्लिक ड्यूटी, मतलब कोई अगर पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो ठीक से नहीं कर रहा तो मैंडेमस इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई कोर्ट होता है या लोअर कोर्ट, तो देखो इसमें हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये लोअर कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है और आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट इन द सेंस बात करें, अगर मान लो कोई केस चल रहा है, मान लो ये हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वो मान लो अगर हाई कोर्ट से खुश नहीं है, ठीक है, या फिर कोई केस चल रहा है और आपने मतलब पिटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो इशू करती है डायरेक्शन हाई कोर्ट को, और जो भी मैटर चल रहा है उसको वहीं पर रोक के फिर वो सुनवाई करती है। तो इस प्रकार से सोशल में क्या होता है कि वो नए सिरे से चालू करते हैं, ठीक है, मतलब जो केस चल रहा है उसको नए सिरे से चालू किया जाता है। अब ये देखो मैंने लास्ट में बताया था क्यू वारंट हो,
टू चैलेंज ए पर्सनल अथॉरिटी। तो इसमें उस व्यक्ति की लीगैलिटी चेक की जाती है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बैठा है क्या वो संवैधानिक है कि नहीं है, क्या वो लीगल है कि नहीं है। तो क्यू वारंटो में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली फिक्स्ड। तो शुरुआत में जो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। सो इसका राइट आंसर है आपका सी, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 विच अमेंडमेंट इंक्रीज द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू 34 इन 2019। तो 2019 में 34 जजेस की संख्या हो गई थी। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गिवन आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसमें से सही बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला, चलो मैं आपको इसके साथ साथ आपको हिंदी बताता चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो पहला है, नो हाई कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखो ज्यूरिडिक्शन होता है दायरा, ठीक है। क्या क्या कोई सेंट्रल लॉ, अब ऑब्वियसली बात है सेंट्रल लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है। अब ये कहता है कि यार सुप्रीम हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है या उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि वो सेंटर किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सके। ये कह रहा है नो, मतलब ये नो में कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कर सकती है। अब देखो जैसे मान लो फंडामेंटल राइट आपके, अगर मान लो पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो फंडामेंटल राइट को हनन करता है तो ऑब्वियसली बात है कर सकता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 226 के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो इसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दो ही ऑप्शन है आपके, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। मान लो अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, संवैधानिक संशोधन ही कर दिया, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करे या बेसिक स्ट्रक्चर को बदले नहीं। ठीक है, केशवानंदा भारती केस जब हुआ था 1973 में, यही बात उठी थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हनन ना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है लेकिन ये वैसे गलत है। ठीक है, सो आंसर वैसे 2019 में आया था ये, तो आंसर नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, तो इसको याद रखना, थोड़ा सा ब्रॉडर है लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी आसान, हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर है आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस फर्स्ट इंटरप्रिटेटेड कंसल्टेशन टू मींस कॉन्ग्रुएंस। सो कौन सा केस था जिसमें फर्स्ट इंटरप्रिटेशन को जो कंसल्टेशन है उसको माना गया कॉन्ग्रुएंस। क्या फर्स्ट जज केस था, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस या फोर्थ जज केस। सो इसका राइट आंसर है आपका बी, सेकंड जज केस। सो ये 1994 में हुआ था। तो इसमें क्या था, देखो जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है किससे, सुप्रीम कोर्ट के जज से, जो चीफ जस्टिस होते हैं। और चीफ जस्टिस जो है वो कंसल्ट किससे करता है, अपने जो दो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे इस केस में, सेकंड जज वाले केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि एसएससी मेंस या कहीं और भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपकी कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें बताना है आपको क्या कौन सा करेक्ट है, ये भी देखना करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला था कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। सो सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें पता क्या है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे अभी ये दे रखे हैं तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे से लग जाती है। अगर आपको इसमें से एक भी अगर कोई गलत लगता है तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आंसर तक के पहुंचने के। जैसे जैसे अब मान लो इसका नहीं पता हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन and give the detail of what constitution the incapacity and prove misbehavior of judge of supreme court। देखो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई वो डिटेल के बारे में, उसमें ये तो लिख रखा है कि भाई इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के लिए उसको हटाया जा सकता है, लेकिन डिटेल के बारे में नहीं है।
तो ये तो मतलब गलत है। तो अगर हम सेकंड को एलिमिनेट कर दें तो ये चला गया। ओके, तो आगे देखते हैं। देखो, द डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द इंक्वायरी एक्ट 1968। तो हाँ, इस एक्ट में बिल्कुल दिया है, ठीक है, इसको याद रखना, इस एक्ट में दिया है। अगर इसमें दिया है तो इसका मतलब हमारे ये दो हो गए, तो ये या फिर ये थर्ड भी ऑब्वियसली। सो आते हैं, देखो, इफ द मोशन ऑफ देखो, इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन फॉर द वोटिंग, the law require motion to be backed by each and houses of parliament and supported by the majority of total membership of the house by not less than two-third of the total member of that house present and voting। बिल्कुल ठीक है कि राज्यसभा में और लोकसभा में इसको पास करना पड़ता है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है वो भी 2/3 की बहुमत से। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो फोर्थ बिल्कुल ठीक है। सो दैट मीन्स आंसर इज सी। वन इसलिए गलत है इसमें, देखो, क्योंकि सेकंड वाला बिल्कुल गलत था, तो इसका मतलब आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थर्ड जज केस एस्टैब्लिश रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस। तो जो थर्ड जज केस हुआ था उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस से रिगार्डिंग क्या हुआ था, मतलब क्या उसमें कंक्लूजन निकल के आया था। सो ऑप्शन आपके समक्ष है। सो इसका राइट आंसर है सी, कोलिजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस मस्ट बी कंसल्ट। तो जो कोलिजियम सिस्टम है वो इसी से आया था, थर्ड जज केस। अगर कभी आए कि भाई जो कोलिजियम सिस्टम है वो कौन से जज, मतलब फर्स्ट जज केस, सेकंड जज या थर्ड, तो वो थर्ड जज केस से आया था, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम यहाँ से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय। तो कहता है कि अगर मान लो अगर इलेक्शन है जैसे प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, तो उनके भी अगर उन इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उसको सुलझाएगा कौन और उसको देखता कौन है। तो ऑप्शन ये है आपके। सो इसका राइट आंसर है बी, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो कि सेफगार्ड करती हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंस को। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको बतानी है और वो भी करेक्ट। ये यूपीएससी 2012 क्वेश्चन है और देखते हैं। सो वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो बता देते हैं, देखो, जब भी अपॉइंटमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है किससे, चीफ जस्टिस से। चलिए आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो, चलो 1% मान लेता आपको नहीं पता होता इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। तो ये कई बार ओनली शब्द जो आ जाता है, कई बार देखते हो नेगेटिव है, लेकिन देखते हैं इसमें भी क्या ये वाक्य में स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आता है कई बार। तो जस्ट अच्छा देखो, द सैलरीज ऑफ ए जज आर द चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये ठीक है। देखो, जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये काफ़ी बेसिक है कि जो भी सैलरीज होती हैं उसको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज किया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो यहाँ तक की बात करें एमपीज एमएलए की। तो ये तो ठीक है, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये गलत हो गया, तो 3 में रह गया हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्थ, जितने भी अपॉइंटमेंट होती हैं ऑफिसर्स की, स्टाफ की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की, आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। देखो फिर आ गया ना ओनली, आफ्टर द कंसल्टेट ऑफ चीफ जस्टिस। देखो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात, अगर जो कोर्ट होता है तो उसकी जो भी स्टाफ होगा उसका जो अपॉइंटमेंट होगी वो कोर्ट ही करता है, तो ये तो गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो ये चले गए। सो राइट आंसर हमारे पास बचा ए। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू लेटर। तो अपना रिजिग्नेशन किसको सौंपता है। काफी आसान क्वेश्चन है ये। बी, प्रेसिडेंट को सौंपता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस डिक्लेयर एनजेएसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो ये एनजेएसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो 2015 में एक मतलब रिफॉर्म करने के लिए, जुडिशियल में रिफॉर्म करने के लिए सेंटर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और ये कानून लेके आई। इसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। किस बेसिस पे कि ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर ये आघात करता है। और तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो केस जज था, मतलब फर्स्ट जज केस, सेकंड, फोर्थ या थर्ड। सो इसका राइट आंसर है सी, फोर जज केस। अब ये फोर जज केस क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सरकार के खिलाफ था, इन्होंने जो एसोसिएशन बना रखी है सुप्रीम कोर्ट में जो होती है, सो उनके और ये यूनियन के बीच में था। तो फोर जज केस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन सा नहीं है इसमें, याद रखना नोट पूछ रखा है, तो कौन सा नहीं है? सो क्या वो सिटीजन? बिल्कुल ये तो होगा। एडवोकेट होना चाहिए। देखो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या किसी को भी, तो उसको 10 साल कम से कम हाई कोर्ट में उसको एडवोकेट रहा हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें नोट पूछा है, तो मिनिमम एज देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एज लिमिट नहीं बताई है कि कितने साल होगा, तो ये नहीं होगा। वैसे राइट आंसर तो यही है। ठीक है, ये नहीं। सो डिस्टिंग्विश होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेसिडेंट की निगाह में अगर कोई डिस्टिंग्विश है, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको नॉलेज है, तो उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। ठीक है, करेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फिक्स टेन्योर ऑफ जज एज ए 6 ईयर और अंटिल अटेन एज ऑफ 65। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। Third, he can be removed from his office by the president on the recommendation of parliament। तो तीन स्टेटमेंट हैं। तो देखो, एक एक करके बात करते हैं। देखो, कहीं हो सकता है कि आप में से आपको कुछ स्टेटमेंट आती है, कुछ नहीं आती, तो इसमें वही एलिमिनेशन टेक्निक लग जाती है। तो पहले हम सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करता है, वो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, कानून बनाया जाता है तब। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब सेकंड, तो एक ही ऑप्शन बता, थर्ड। तो मतलब ये ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत है। सो लास्ट क्वेश्चन है, एडहोक जजेस आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट व्हेन। तो कहता है कि जो एडहोक जजेस को कब अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सो स्टेटमेंट्स है, सो बताइए इसमें। सो राइट आंसर है डी, देर इज ए नो quorum ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड। मतलब कि जब सफिशिएंट जजेस नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में, या जो उनकी संख्या कम होती है, तब सुप्रीम कोर्ट में उनको एडहोक के तौर पर उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप दैट आपको जो है अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।